अस्सलाम स्टूडेंट। अभी जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड कर दी है और वो अभी अपलोड हो रही है चैनल पर। मैं इतना जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, वी नो डेट ऑल लिविंग बॉडीज़, हम जानते हैं कि तमाम लिविंग बॉडीज जो है स्ट्रक्चरली कंपोज हुए हैं किससे, सेल से। ये तो हम जानते हैं ना। एंड लिविंग सेल्स और लिविंग सेल्स से जो कि कंटेन करते हैं लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग मटेरियल होता है ना सेल के अंदर, वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन जो, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना वो देखिए सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सेल न्यूक्लियस के जो बाहर होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इन सेल के अंदर जो फुल मटेरियल को हम कहेंगे वो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को ही कंसिडर करेंगे ना, तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज माइंड होते हैं कि भाई साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को एक ही चीज़ समझते नहीं। जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है ना सेल के अंदर, और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो उसे लिविंग मटेरियल कहते हैं कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन, जो एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन है ना प्रोटोप्लाज्म की, इज स्टिल नॉट नॉन परफेक्टली। यानी जो एक्चुअल में केमिकल कंपोजिशन क्या है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, अभी तक हम यानी स्टिल मीन तक, यानी अभी तक हम परफेक्टली नहीं जानते। ठीक है, और केमिकली इट कंटेन, लेकिन हमें केमिकली यानी हम जानते हैं कि कंटेन करता है 70 to 90% ऑफ वाटर। तो ये MCQs में आता है और मुझे लगता है कि ये आ भी सकता है, क्योंकि ये मैंने बुक जब सॉल्व कर रही थी MCQs MCAT के लिए तो उसमें ये आया हुआ भी था। सर ये 70 to 90% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, इफ़ द वाटर इज़ एवोपोरेटेड, अगर आप वाटर को क्या कर दे, एवोपोरेट करा दे। ठीक है, तो द रिमेनिंग मास, जो रिमेनिंग मास होगा ना इस कॉल्ड का, वो क्या होगा, ड्राई वेट होगा ऑफ द सेल। जाहिर सी बात है, जब सेल के अंदर 70 to 90% वाटर यानी ज़्यादा हिस्सा पानी का है और आप पानी को ही एवोपोरेट करा दे, ठीक है, सो क्या होगा, रिमेनिंग मास जो होगा वो ड्राई वेट ही कहलाएगा ना सेल का। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जो कि कंसिस्ट करेगा मेनली कौन से कंटेनिंग मॉलिक्यूल, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, जो ड्राई वेट होगा ना दिस सेल का, वो मेनली कौन से मॉलिक्यूल कंसिस्ट करेगा, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल आर टर्म एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल आर टर्म एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ा रही थी इससे पहले बहुत ही डिटेल में, तो ये बात अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि दीज मॉलिक्यूल आर टर्म एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं इसको। ठीक है, जो ड्राई वेट होता है, एज केमिकल सिंथेसाइज दीज मॉलिक्यूल, और जो केमिकली सिंथेसाइज करते हैं इन मॉलिक्यूल को किस में, लेबॉर्ट्री में अगर हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो द मिस्ट्री एसोसिएट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसअपेयर, जो एक मिस्ट्री है जो है ना और एसोसिएटेड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, वो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। इस लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि जो है पहले ये तस्वुर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ नॉट सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री, मतलब हम उसको सिंथेसाइज नहीं करते, वो पहले से इस दुनिया में मौजूद है ऑर्गेनिक है कंपाउंड्स, ये जो है हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो ये जो था ना, ये थ्योरी जो थी, ये मैंने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट में पढ़ाया था। तो ये थ्योरी जो है डिसअपेयर हो जाती है, सही है, जो एसोसिएटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो ये ख़त्म हो जाती है जब हम इन मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं लेबॉर्ट्री में। ठीक है, क्योंकि हमने उस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। नाउ द कंपाउंड, इस वजह से अब जो कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए प्रोड्यूस होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, बायोकेमिकल्स। ठीक है, वो कंपाउंड जो कि प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए उन्हें कहते हैं बायोकेमिकल्स। तो ये भी MCQs में आ सकता है कि द कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बायोकेमिकल्स का होगा। ठीक है, तो बायोकेमिकल्स, अगर जिसने डॉक्टर दिया वजीर अकेडमी से वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन समझी होगी सो वही आंसर कर पाएगा। इस चैनल पे ना ही मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ, बल्कि मैं आपको बताती भी हूँ कि किस तरह से वो घुमा के MCQs दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और जब कोई इस तरह से बोलता है ना तो फिर वो बात ना आपके दिमाग में बैठ जाती है कि भाई ये हाँ MCQs में आ सकता है, तो फ़ौरन उसी वो दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, अच्छा, ओनली 6 एलिमेंट, अब मैं आपको बायोकेमिकल्स के बारे में बता रही हूँ
सिर्फ कितने 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स कौन से? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और क्या? ऑक्सीजन और फॉस्फोरस एंड सल्फर मेक अप मोस्ट अबाउट 98% ऑफ द बायोकेमिकल्स। ठीक है, कि 6 एलिमेंट हैं, वो 6 एलिमेंट आपको याद रखने हैं। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, और एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक फॉस्फोरस, एक सल्फर, जो कि बनाता है 98% क्या? बायोकेमिकल्स बनाता है। ठीक है, जो बायोकेमिकल्स बनते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए। एक तो एक यहाँ पे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे तेज़ तेज़ बोलना पड़ रहा है, और आराम से तो बोल ही नहीं सकते ये लोग। और सिर्फ 6 एलिमेंट जो होते हैं ना, वो याद रख लें कि बायोकेमिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए, वो बायोकेमिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, और बायोकेमिकल्स जो होते हैं 6 एलिमेंट होते हैं। 6 एलिमेंट जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जो कि बनाते हैं 98% ऑफ द बायोकेमिकल। ये बायोकेमिकल्स बनाते हैं। सही है, तो ये भी याद रखिए कितना परसेंट? 98%। ठीक है, विच अल्टीमेटली मेक अप द बॉडी वेट, और अल्टीमेटली ये क्या बनाते हैं? हमारा बॉडी वेट बनाते हैं। ये जो मैंने 6 एलिमेंट बताए, ये बायोकेमिकल्स बनाते हैं कितना? 98%। और यही बायोकेमिकल्स फिर क्या करते हैं? हमारा वेट बनाते हैं। जो बॉडी वेट होता है ना, वो यही इसी पर बेसिस करता है, बायोकेमिकल्स पर। और बायोकेमिकल्स का किस तरह बनते हैं वो भी मैंने बता दिया 6 एलिमेंट्स से। अब मैं आपको ना एक चार्ट है जो कि आगे बना हुआ है, वो मैं आपको समझाती हूँ उसमें। ठीक है, बहुत शोर होता है मोहल्ले से, जो है बहुत ज़्यादा शोर आता है, सो मुझे बहुत तेज़ फिर बोलना पड़ता है ताकि वो आवाज़ जो है वो डिसमिस हो जाए जो आ रही है सराउंडिंग से। ठीक है, क्या कर सकते हैं। ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शन। अब ये क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शन है इन एलिमेंट्स की, जो मैंने बताया आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या फंक्शन है, वो इस चार्ट में मेंशन है। और ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज MCQs। ठीक है, सो देखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन जो मैंने बताया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। अब इनका एटॉमिक नंबर और वेट लिखा हुआ है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? 6 है, ये तो पता ही होगा आपको। और वेट कितना है? 12। हाइड्रोजन का 1। अच्छा, मैं 1 2 ऐसे ही बढ़ाती हूँ। कार्बन का सबसे पहले पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट कितना है? 12। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूटिलाइजेशन कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर हम देखें ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस तरह से कार्बन पाया जाता है, तो जो कि हम यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी हम यूज़ करते हैं इसको, तो वो किसकी फॉर्म में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है, जिसे हम यूटिलाइज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और फंक्शन देखें, बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको पता है ना, अभी मैंने पीछे ही बताया कि बेसिक एलिमेंट है कार्बन। क्या है? एक बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, फिक्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ये फिक्स होता है किस दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान ये फिक्स होता है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ जो है रिएक्टेंट, मतलब वो अपनी फूड को प्रिपेयर करने में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा ना, 9 की बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, और अभी भी आप पढ़ेंगे इसी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 11 में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान इंटेक किया जाता है बाय प्लांट्स, तो ये फिक्स होता है उस दौरान। और ये जो है परसेंटेज बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी, यानी अगर इंसानों के अंदर बात की जाए कि कितना परसेंट होता है, तो 18.5 होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ, ये चार्ट बिल्कुल फिक्स करके दिमाग में, माइंड में बिठा ले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, और एटॉमिक वेट भी 1 होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है वो H2O की फॉर्म में होता है। और ये फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? यूज़ होता है। ठीक है, किसके तौर पर? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है प्लांट जो है अपनी रूट्स के ज़रिए ज़मीन से पानी हासिल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो एयर से जो है वो हासिल कर लेते हैं, और पानी को रूट्स के ज़रिए। ठीक है, और जो पानी को ये किसके तौर पर यूज़ करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, और ये कितना परसेंट होता है? 9.5। इस तरह से ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, और एटॉमिक वेट कितना है? 16, और ये डायटोमिक की फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2, यूज़ इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसका जो फंक्शन है ना, वो क्या है कि यूज़ होता है किस में? एरोबिक
रिस्पायरेशन में यूज़ होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, एरोबिक। और एनारोबिक जो होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन होगी वो क्या कहलाएगी, एरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे कि अभी हम सांस ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही ले रहे हैं ना एयर में, तो हमारी जो ये रिस्पायरेशन है ये कौन सी रिस्पायरेशन है, एरोबिक रिस्पायरेशन। और इसके जो परसेंटेज है बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, 6.5, ठीक है, 6.5। और नाइट्रोजन का देखें, एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक वेट 14 होता है। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस तरह पाया जाता है, ये नाइट्रेट की फॉर्म में होता है और अमोनिया की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। और ये इसका फंक्शन क्या है, यूज़ इन अमाइनो एसिड, ये यूज़ होता है किसमें, अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड प्रोटीन के जो मोनोमर्स होते हैं, यानी प्रोटीन एक पॉलीमर है और उसके जो मोनोमर्स होते हैं जिससे वो मिलकर बना है, स्मॉल यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और ये यूज़ होता है उन अमाइनो एसिड में, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो वही बात हो गई, ठीक है, यूज़ इन अमाइनो एसिड, ये होता है अमाइनो एसिड में, और वो अमाइनो एसिड जो है किस में यूज़ होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। और दूसरी बात, ये जो है नाइट्रोजन है ये न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, ठीक है, और हार्मोन्स में भी होता है ये, और कोएंजाइम्स में भी होता है, ठीक है। जो कोएंजाइम्स है और हार्मोन्स है, ठीक है, कोएंजाइम्स में मैंने शायद पढ़ाया है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर थी, एंजाइम के चैप्टर भी नहीं पढ़ाया, तो उसमें कोएंजाइम के बारे में पढ़ाऊंगी, कोएंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स आपको भी पता होगा, न्यूक्लिक एसिड, ये सब में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और परसेंटेज कितनी है बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी, 3.3, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर, 31 जो है एटॉमिक वेट है। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस तरह पाया जाता है, H3PO4 और HPO4-2, सही है। सो ये याद रखना है। और इसका फंक्शन क्या है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड के जो कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे कि ATP हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, ठीक है, कोएंजाइम्स हो गए, NAD NADP एक्सेट्रा, इसमें ये पाया जाता है, ठीक है। और परसेंटेज के हिसाब से 1.0, ठीक है, मीन 1। सल्फर देखें, 16 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, 32 जो है इसका एटॉमिक वेट है। और जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है इसकी यूटिलाइजेशन जो होती है वो सल्फेट की फॉर्म में होती है। और कंपोनेंट जो फंक्शन है ना वो ये है कि कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन में पाया जाता है और कोएंजाइम्स में। सल्फ़र जो होता है उन कंपोनेंट, जो प्रोटीन के जो कंपोनेंट्स होते हैं या कोएंजाइम्स के, उनमें ये आमतौर पर देखा जा सकता है, पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो परसेंटेज है बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी वो 0.3% है। तो ये जो चार्ट है मैंने वर्ड टू वर्ड जो समझाया है ये तो आपको पता ही होगा, ये है, और ये भी आपको पता ही होगा। और ये फंक्शन देख लेने आपको और ये याद करना है, बस इसमें ये याद करना है, ये तो आपको पता ही होगा ना, ये देखना है और आपको ये याद करना है, सही है। के MCQs आ सकता है ये, ठीक है। सो अभी जो है मैं लेक्चर को एंड करने लगी हूँ। एंड करने से पहले जिसने लाइक का बटन स्टार्ट में प्रेस नहीं किया था उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट करें कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिसने मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी वो भी ज़रूर कमेंट कर दे, अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स आप लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं उसमें हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें, ठीक है। और जो है आजकल बहुत ही पता नहीं कुछ, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी जो है हर मुश्किल आसान हो जाए, ठीक है। और बस दुआओं में ज़रूर याद करें मुझे, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और अभी मैं इजाज़त लेती हूँ। जो मैंने नंबर बताया था उस पर जो है अपना, मैं अभी दोबारा बता देती हूँ, 03303528554। इस पर अपना नाम, शहर का नाम, क्लास का नाम मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पर, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूँगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं MCQs बेस्ड टेस्ट लूँ तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़िज़िक्स स्टार्ट करूं तो भी आप कमेंट करें। जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है वो उसका आप मुझे बताएं, बोलें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे कोई कह देता है ना तो फिर मैं वो कुछ भी हो जाए मैं वो करती हूँ, भले मेरे पास टाइम भी ना हो, ठीक है। सो ये ईमानदार इंसान की निशानी है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मेरी वीडियो एक जैसे अपलोड होती है फ़ौरन एक स्टूडेंट
देखता है और लाइक का बटन अपनी जो ईमानदारी से लाइक का बटन प्रेस कर देता है स्टार्ट ही में। सो मुझे वो बहुत मतलब उसका ये अंदाज़ जो है बिल्कुल मेरी तरह है। सो वो जो भी है ना, सो वो अपना नाम ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दे और फर्स्ट व्यूअर लिख के ना कमेंट कर दिया करें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।